बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बात करेंगे आज MGT 504 के लेसन नंबर 31 की रीजंस फॉर न्यू प्रोडक्ट सक्सेस। नई प्रोडक्ट के सक्सेस में कौन कौन से रीजन होते हैं। अब यहाँ बात करेंगे सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज सीम टू बी टेक्नोलॉजी साउंड एंड आल्सो केयरफुली टेलर्ड टू कस्टमर नीड्स। टेलर का मतलब बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी जो है स्ट्रांग होती है और वो कस्टमर नीड के मुताबिक जब बनाई जाए तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। A study called Project Sappho examined 17 pair of new product innovations with one success and one failure in each pair and conclude यानी कि 17 किस्म की 17 पेयर ऑफ प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट नई इनोवेशन 17 किस्म की 17 पेयर्स उनके आए। एक प्रोडक्ट फेल हो रही थी और एक पास हो रही थी यानी सक्सेस में आ रही थी। ठीक है, ये एक सैफो प्रोजेक्ट ने एग्जामिन किया। सक्सेसफुल इनोवेटिव कंपनीज हैव मच बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स। जो सक्सेसफुल कंपनीज इनोवेटिव कंपनीज होती हैं वो कस्टमर नीड्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हैं और मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और पे करते हैं। इन कंपनीज का ज़्यादातर इफेक्टिव सोर्स होता है उनकी टेक्नोलॉजी और दूसरा जो है वो आउटसाइड एडवाइस भी हासिल करते हैं, देखते हैं, बाहर के ओपिनियंस लेते हैं, फीडबैक लेते हैं और प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। टॉप मैनेजर सपोर्ट इन सक्सेसफुल इनोवेटिव कंपनीज वाज फ्रॉम पीपल हु वर मोर सीनियर एंड हैड ग्रेटर अथॉरिटी। जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो मोर सीनियर पीपल होते हैं और ग्रेटर अथॉरिटी के साथ काम कर रहे होते हैं, उनके पास ग्रेटर अथॉरिटी अच्छी खासी अथॉरिटी होती है और उसी के लिहाज से वो अपने डिसीजंस को कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लिंकेज मॉडल। मॉडल है जी जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल लिंकेज मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है? इस मॉडल का कहना ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन अचीविंग न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन इन्वॉल्व्स 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक डिपार्टमेंटल स्पेशलाइजेशन होती है, एक बाउंड्री स्पैनिंग होती है और हॉरिजॉन्टल लिंकेज होता है। ये 3 जो है कंपोनेंट होते हैं एक हॉरिजॉन्टल लिंकेज मॉडल के। स्पेशलाइजेशन से मुराद क्या है कि जो हर डिपार्टमेंट अपने लिहाज से स्पेशलाइज्ड होता है। उसमें बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स को कंसीडर किया जाता है। एक R&D है जो कि R&D डिपार्टमेंट के पास अपना मैनेजर है, अपने स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट बेस पर काम कर रहे होते हैं। फिर इनका लिंक मार्केटिंग के साथ होता है। मार्केटिंग की तरफ से इन्हें फीडबैक मिल रही होती है कस्टमर की तरफ से, उसी लिहाज से ये प्रोडक्ट को बेहतर बना रहे होते हैं, नई इनोवेशन ला रहे होते हैं, नई इन्वेंशन ला रहे होते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इनोवेशन ला रहे होते हैं। ये प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और फिर प्रोडक्शन में भेजते हैं, प्रोडक्शन वाले फिर उसको फिजिकली प्रिपेयर करते हैं। The personnel in all 3 of departments are highly competent at their own task. The 3 departments are differentiated from each other and have skills, goals, and attitudes appropriate from their specialized functions. जी, ये skills, goals, attitudes लिहाज से हर लिहाज से ये लोग strong होते हैं। फिर बाउंड्री स्पैनिंग आती है। बाउंड्री स्पैनिंग बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो ताल्लुकात उसे कहते हैं। दिस कंपोनेंट मींस ईच डिपार्टमेंट इन्वॉल्व्ड विद न्यू प्रोडक्ट्स has excellent linkage with relevant sector in the external environment. Sorry, वो अपने डिपार्टमेंट के साथ अपने सेक्टर के यानी कि अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज के अपने डिपार्टमेंट के साथ उनके लिंकेज होते हैं। इसे कहते हैं बाउंड्री स्पैनिंग। यानी कि अगर R&D डिपार्टमेंट है किसी, फर्ज करे टेक्सटाइल कंपनी की बात कर लेते हैं, निशाद का R&D डिपार्टमेंट है तो उनका ताल्लुक सफायर के साथ, मसूद टेक्सटाइल मिल के साथ या इस तरह की कंपनीज के साथ उनका कोई ना कोई लिंक मौजूद होता है जिसके सोर्स से वो पता कर रहे होते हैं कि ये दूसरी कंपनी कहाँ पे क्या कर रही है। तो ऑर्डर लिंकेज क्या होता है? द कंपोनेंट मींस दैट टेक्निकल मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन पीपल शेयर आइडियाज इंफॉर्मेशन, सर्च पीपल इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी, टेक्निकल डेवलपमेंट। देखिए सर्च पीपल जो है इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं मार्केटिंग से ताकि नई टेक्निकल डेवलपमेंट लेकर आए। मार्केटिंग वाले रिसर्च इन्फॉर्मेशन से हासिल करते हैं ताकि प्रोडक्ट बनने से पहले उसे मार्केट में लॉन्च किया जाए, इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ठीक है, लोग उसके माइंड में उसको बिठाया जाए। जी, पीपल फ्रॉम द बोथ R&D एंड मार्केटिंग कोऑर्डिनेट विद प्रोडक्शन बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स हैव फिट विद इन द प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, सो कॉस्ट आर नॉट एग्जिबिटेंट।
अब देखिए R&D और मार्केटिंग वाले प्रोडक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि जो नई प्रोडक्ट है, अब R&D वालों ने चीज डिजाइन बना के प्रोडक्शन वालों को देना, उन्होंने नई प्रोडक्ट बनानी है। मार्केटिंग वालों ने वही डिजाइन मार्केट में प्रोडक्ट बनने से पहले डिजाइन कम से कम लॉन्च कर देना है, उसकी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देनी है ताकि लोगों के माइंड में उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जा सके कि जिस वक्त मार्केट में हमारी प्रोडक्ट आए लोग पहले से उसके बारे में अवेयर हो चुके हों। नेक्स्ट पर्सन कहते हैं अचीविंग कंपैरेटिव एडवांटेज विद रैपिड प्रोडक्शन इनोवेशन। जी कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करना रैपिड प्रोडक्शन इनोवेशन के साथ। मैं यहाँ पे एक बात दोबारा रिपीट करता चलूं, पीछे कई दफा बात हो चुकी है, फिर बता दूं। इन्वेंशन नई प्रोडक्ट बनाना होता है और इनोवेशन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ जिद्दत लेके आना होता है। अब यहाँ पे क्या है कि इन्वेंशन जो है, हम बात इनोवेशन की कर रहे हैं कि हम किसी न किसी नई फीचर को लेकर आकर कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। फॉर मैनी कंपनीज क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स इज क्रिटिकल वे टू अडॉप्ट एंड सर्वाइव इन रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हम होंडा सिविक की बात कर लेते हैं। होंडा सिविक में एक मेरा ख्याल है पता नहीं बूस्ट करके कुछ इस तरह करके कोई फीचर है जिसमें ये होता है कि आप जब गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड पर चला रहे हैं, 120, 100 या 130 या 150 पर चला रहे हैं, हम 100 की बात कर रहे हैं कि 100 स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप उस फीचर को ऑन कर देते हैं। उसके बाद आप रेस से पाँव उठा दें, सिर्फ आप स्टीयरिंग के साथ उस गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हैं और फिर आपको रेस कम ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आप स्टीयरिंग के साथ ही उसके बटन लगे हुए हैं जिससे आप स्पीड को कम ज्यादा करेंगे और वो खुद ही उसको बूस्ट करता है, बूस्टिंग कम करेगा, बूस्टिंग इंक्रीज करेगा। आपको रेस कम ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, कहीं ब्रेक लगानी पड़ती है, कहीं रेस ज्यादा देनी पड़ती है तो फिर इशू हो सकता है, अदरवाइज वो वैसे खुद ही गाड़ी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज है होंडा स्विक के पास भाई गाड़ियों के बिहाफ पे। और भी गाड़ियों में ये फीचर होंगे, लेकिन एक कंपैरेटिव एडवांटेज जरूर है अपने रिलेटेड कुछ गाड़ियों के साथ। Getting new product to the market fast and developing product that can compete in the competitive international market are key issues of the companies। जी, नई प्रोडक्ट जल्दी और फास्टली डेवलप करके मार्केट में लेके आना आपको एक कंपैरेटिव एडवांटेज देता है। फिर अगला बात करते हैं टू गेन बिजनेस कंपनीज आर लर्न टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनक्रेडिबली फास्ट। यही बात मैंने की कि वो नई प्रोडक्ट को या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में को नई चीजों को बड़ी स्पीडली लेकर आते हैं। अब देखिए डेली, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते, हर 15 दिन बाद, हर महीने बाद कोई ना कोई मोबाइल का कोई नया मॉडल मार्केट में आता रहता है। अब वो नया मॉडल जो है किसी फर्स्ट डे सैमसंग ने ही हर 15 डेज या 1 मंथ के बाद कोई नया मॉडल लॉन्च किया है, तो क्या एक्स्ट्रा कर दिया उसने? उनके वही फीचर्स होते हैं, कोई ना कोई एक नया फीचर डाल देते हैं, कैमरा बेहतर कर देंगे, कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम नया डाल देंगे। अब ये नया फीचर, इस नए फीचर को ऐसे नया मॉडल मार्केट में आ जाएगा। ठीक है जी। Another critical issue to design product is that can compete in global scale as successfully marketing those products internationally। वो यही है बेसिकली कि हम ग्लोबल स्केल पर प्रोडक्ट को बनाते हैं और सक्सेसफुली उसे इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट करने की कोशिश करते हैं। Failing to pay attention to global horizontal linkage can hurt companies trying to compete internationally। अगर कंपनी इस horizontal लिंकेज पर अटेंशन नहीं देती तो ऑब्वियसली उनके फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। फिर द स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर चेंज। अब स्ट्रेटजी या स्ट्रक्चर में चेंज लाना क्या होता है जी? All organizations need to make changes in their strategy and structure from time to time। अल्टीमेट बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंपनीज भी अपने स्ट्रक्चर में, अपने मामलात में चेंजिंग ला रहे हैं। पहले ये था कि जब एनवायरनमेंट रिलेटिवली स्टेबल होता था, ऑर्गेनाइजेशन माइनर लेवल पे भी चेंजिंग लाए तो काम चल जाता था। अब एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है तो बड़ी रैपिड चेंजिंग की जरूरत होती है। नेक्स्ट बात करेंगे डुअल कोर अप्रोच। ये क्या होती है जी? डुअल कोर अप्रोच कंपेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल चेंजेस। इस अप्रोच का काम ये है कि इसमें दो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल चेंजेस को कंपेयर करना है इंडस्ट्री के साथ और साथ साथ मामला को चेंज करते हैं पर्टेन टू डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इंक्लूडिंग रीस्ट्रक्चरिंग, डाउनसाइजिंग, टीम का कंट्रोल सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि हर चीज में कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, डाउनसाइजिंग कर रहे हैं, कोई टीम कंट्रोल सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल ग्रुपिंग कर रहे हैं, जो भी मामला आप कर रहे हैं, रिसर्च इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, यस टू थिंग्स।
First, administrative change occurs less frequently than do technology change. समटाइम आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंज है वो कम आप फोकस करते हैं या कम चेंज लाते हैं एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी चेंज, या फिर दूसरा बरक्स हो जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ज्यादा रिस्पॉन्सिव और ज्यादा यानी कि काइंड एनवायरमेंटल चेंज में रिस्पॉन्स करना पड़ता है, इसके बाद हम टेक्नोलॉजी जो है उस हिसाब से चेंज नहीं कर रहे होते। ये डुअल कोर अप्रोच होती है बेसिकली। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर इज अबव द टेक्निकल कोर इन द हायरार्की। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर का जाहिर सी बात है टेक्निकल कोर नीचे लेवल पे आती है, जो टेक्निकल लोग हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है वो लोअर लेवल पे आता है, जो एडमिन स्टाफ है वो हायर लेवल पे आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिन कोर इंक्लूड स्ट्रक्चर, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसर्न द एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कोर का क्या काम है कि इन्होंने स्ट्रक्चर देखना है, कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेशन देखनी है, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक कंडीशंस, ह्यूमन रिसोर्स, इन सब चीजों को, कंपेटिटर्स को, तमाम चीजों को एडमिन कोर ने देखना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है इसके बाद जो टेक्नोलॉजी कोर है इज कंसर्न विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व्ड एनवायरमेंटल सेक्टर, कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी। ये अब टेक्निकल कोर का काम क्या है, इन्होंने रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनानी है और प्रोडक्ट विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये मामला करने हैं। ठीक है, ये दो काम होते हैं, एडमिन कोर का उसने बताया और टेक्निकल कोर का काम बताया। Finding of research comparing administrative and technical change suggests that mechanistic organizational structure is appropriate for frequent administrative changes. जो मैकेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली होता है जिसमें बड़ा रैपिड चेंज जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस हैं वो फ्रीक्वेंटली आ रही होती हैं, बड़ी रैपिड चेंज हो रही होती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट नहीं कर रही होती। Innovation approach associated with the administrative versus technical change are summarized. Technical change such as changing in, अब technical change कौन से होते हैं, आप प्रोडक्शन टेक्निक्स चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, नई प्रोडक्ट्स की, facilitated by organic structure। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है जिसमें चेंजिंग आसानी से की जा सके, which allows ideas to bubble up upward from lower and middle level employees। ये जी आइडियाज आप बबल अप करते हैं, उनमें स्प्रेड आउट करते हैं और फिर उन्हीं आइडियाज के बेस पर आगे अपने आप को प्रोसीड करते हैं और उस चेंज को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट आएंगे जी हम कल्चर चेंज पर। कल्चर चेंज क्या है जी, चेंजिंग कॉर्पोरेट कल्चर फंडामेंटली शिफ्ट हाउ वर्क इज डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरली लीड्स टू रीन्यूड कमिटमेंट एंड एम्पावर एम्प्लॉइज, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बिटवीन कंपनी एंड द कस्टमर। जी कॉर्पोरेट कल्चर जो है इस तरफ से शिफ्ट किया जा रहा है कि कस्टमर्स के और कंपनी के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप किया जा सके और एम्प्लॉयज को एम्पावर किया जा सके कि वो इस चीज को यानी कि एम्प्लॉयज को एम्पावर किया जाए और कंपनी और कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप की जाए। दिस इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट कल्चर, चेंजिंग इन कॉर्पोरेट कल्चर। फिर सम रिसेंट ट्रेंड आर जनरली, अच्छा ये बात तो जनरल थी, इसको खुद पढ़ लीजिएगा। फिर आता है री इंजीनियरिंग एंड हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। री इंजीनियरिंग क्या होता है, री इंजीनियरिंग इज अ क्रॉस फंक्शनल initiative involving the radical redesign of business process to bring about simultaneous change culture, structure, information technology and produce dramatic process improvement in areas such as customer service, quality control and speed। अब री-इंजीनियरिंग इज द क्रॉस फंक्शनल इनिशिएटिव है जिसमें हम ये इन्वॉल्व होते हैं, रीडिजाइन फॉर बिजनेस प्रोसेस टू ब्रिंग अबाउट साइमल्टेनियस चेंज ऑफ कल्चर, स्ट्रक्चर। ये री इंजीनियरिंग सिंपली आप बात समझ लें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। री इंजीनियरिंग कहते हैं कि आप अपने तमाम मामला को एडमिन, इवन टेक्निकल, प्रोडक्शन जो है उसको रीडिजाइन करते हैं, अपनी क्वालिटी को बेहतर करते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, कस्टमर सर्विसेज को इंक्रीज करते हैं, इन सब में इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, उसको री इंजीनियरिंग कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी, बिकॉज ऑफ फोकस इन द प्रोसेस रेदर देन फंक्शनल, नहीं जो बात आती है इन इज, हाँ ठीक है, बिकॉज ऑफ फोकस इज ऑन प्रोसेस रेदर देन फंक्शनल, री इंजीनियरिंग जनरल लीड टू शिफ्ट फ्रॉम वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। जी ये क्या होता है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या है कि हायरार्की को कम किया जाता है। ये बात ध्यान से सुन लें। अब देखिए हायरार्की जितनी लंबी होगी उतना डिसीजन लेने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब जी सबसे पहले ऊपर डायरेक्टर्स है, उनके नीचे सीईओ है, डायरेक्टर में से एक सीईओ बनाया जाता है लेकिन वो डायरेक्टर्स के मशावरत के बाद डिसाइड कर रहा होता है। सीईओ के बाद जनाब जनरल मैनेजर है, फिर
उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स है उनके मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह ये बड़ी लंबी हायरार्की बन रही है। इसको सिंपलीफाई इस तरह किया जाता है जी, एक सीईओ डायरेक्टर्स है, उनके नीचे मैनेजर्स डिपार्टमेंट हेड आ जाते हैं, मैनेजर्स आ जाते हैं, और उनके जो लो स्टाफ आ जाता है। दैट्स इट। क्या किया जाता है कि जो जितनी हॉरिजॉन्टल हायरार्की होगी उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगी, जितनी ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगी उतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स के पास अख्तियार होंगे फैसला करने के, डिसीजन लेने के। इन इस बुक ऑफ री इंजीनियरिंग रेवोल्यूशन माइकल हैमर, ये नाम जेल में रखिएगा, बुक का नाम है, ये एमसीक्यू आ सकता है। रेफर टू पीपल चेंज एज द मोस्ट प्री। अच्छा, आगे बात काम की नहीं है, हमारे पास यही काम की है कि आपने इस एमसीक्यू को ध्यान में रखना है। जी स्टूडेंट, ये आपका लेक्चर नंबर 31 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।